गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टॉपिक जो हमने करा था वो दैट वाज डायपोल मोमेंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हमें करना था वो हमने किया है। अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ और कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट, calculation of resulting dipole moment by using vectorial method, जैसे A पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, एक और मान लीजिए नेगेटिव पोल है, ये A टू B मान लीजिए डायपोल मोमेंट μ1 है, ये μ2 है, ये मान लीजिए रिजल्टिंग वेक्टर है। तो रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट वेक्टोरियल तरीके से आप निकाल सकते हैं μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। तो रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट निकालने के लिए आप वेक्टोरियल मेथड यूज कर सकते हैं। एक कोई सेंट्रल एटम है जिससे एक एटम बी को जाता है, दूसरा एटम सी को जाता है, इसका डायपोल मोमेंट μ1 है, इसका डायपोल मोमेंट μ2 है। तो इनका जो रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट होगा वो आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से क्लियरली इस बात का पता चलता है कि थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। लिखिए दिस रिलेशन क्लियरली शोज दैट for minimum value of theta, for minimum value of angle theta, resulting dipole moment will be maximum. इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा, और अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट मिनिमम होगा। तो ज्यादा थीटा कम डायपोल मोमेंट, कम थीटा ज्यादा डायपोल मोमेंट। सीधा सीधा मंत्र याद कर लो, रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। बहुत पुरानी बात नहीं है, आईआईटी के पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको आज कराऊंगा। तो जितना थीटा कम होगा रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। लिखिए एप्लीकेशंस आपके चल रहे थे डायपोल मोमेंट के, जिसमें आपने डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पढ़ लिया था। अब लिखिए आज कुछ नई नई चीजें आएंगी आगे के, बहुत आगे के चैप्टर्स के, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं करना है मम्मी पापा को बिल्कुल भी। कुछ टर्म मैं आज आपको बताऊंगा जो फिर आने वाले 4-5 महीने बाद बताऊंगा, क्योंकि वो
टॉपिक्स बहुत आगे के हैं, लेकिन हमें अभी आपको बताना होगा जैसे कि क्वेश्चन नाट के। ध्यान से सुनिएगा, जो भी एप्लीकेशन का नंबर है वो लिखिए। इन या टू डिस्टिंग्विश, अच्छा फिफ्थ है, 5 का है, फिफ्थ एप्लीकेशन, टू डिस्टिंग्विश between cis and trans isomer, to distinguish between cis and trans isomer. cis and trans isomer में डिस्टिंक्शन करना भी पॉसिबल हो जाता है जब हम रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। ये टोटल एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम वेक्टोरियल तरीका अपनाते हैं। पहले आप इसके बारे में लिखिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। लिखें, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ cis and trans isomer value of dipole moment of cis and trans isomer are different. Generally, bracket ये बात लिख दे रहा, generally not always, generally not always, resulting dipole moment of cis isomer, resulting dipole moment of cis isomer is greater than that of trans isomer, because in trans isomer vectors may cancel each other, may cancel each other. देखिए, पहले मैं आपको जरा सा सिस और ट्रांस बता दूं क्या होते हैं। एक्चुअली तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो काफी दिनों बाद आएगी, अभी तो काफी टाइम है उसके आने में। सिस ट्रांस मैं आपको समझा देता हूं क्या होते हैं। लिखिए, सिस आइसोमर, these are the geometrical isomers in which similar groups or atom are present at the same site of C double bond C, C double bond C। अब लिखें ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। These are the geometrical isomers in which similar groups are present
opposite are present in opposite direction in a compound having C double bond C. चार टर्म मैं आपको बता रहा हूं। आइसोमर्स क्या शब्द होता है, ज्योमेट्रिकल शब्द क्या होता है, सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है। चार चीजें आपको बता रहा हूं, संक्षेप में बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में। सी, अच्छा सबसे पहला आइसोमर शब्द क्या होता है। आइसोमर का मतलब होता है हैविंग, लिखते भी जाइए समझते भी जाइए, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, but having different structures. अब जैसे मैंने लिखा CH3OCH3, CH3CH2OH, तो अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाए तो वो आएगा C2H6O, और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C2H6O। तो आइसोमर का मतलब क्या है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। ऊपर वाला कंपाउंड ईथर है और नीचे वाला कंपाउंड एल्कोहल है जिससे सैनिटाइजर बनता है। तो ये तो आइसोमर का मतलब हुआ, नोट कर लीजिए। अब ये रहा आइसोमर के बारे में। अब बात आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसे कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमर को। सिस ट्रांस क्या होते हैं वो देखिए, जैसे आप एक कंपाउंड देखें C डबल बॉन्ड C A B, देखिए और इसको देखिए, व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन दीज टू आइसोमर्स। बताइए क्या डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। सर बी और ए की ओरिएंटेशन अलग है सर दोनों के अंदर। ए और बी की कुछ पोजीशन में आपको अंतर नजर आ रहा है। यस सर। यस सर। वेरी गुड। यहां पर पहली कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस और किसकी प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड C। कंडीशन नंबर 2, एक कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए।
एक कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन हुई तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं है। दो कंडीशन मैंने आपको बताई। कौन सी दो कंडीशन? सी डबल बॉन्ड सी की प्रेजेंस और एक कार्बन की दोनों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए। अगर एक जैसी हुई तो वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसका दूसरा नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, नहीं होती है। अब देखिएगा, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट है। सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिस आइसोमर। और यहां सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट साइड, इसे बोलेंगे हम ट्रांस आइसोमर। क्या आप लोगों को समझ में आ गया सिस और ट्रांस? बताओ बच्चों, सिस ट्रांस। यस सर। ठीक है, नोट करिए सिस ट्रांस। दवाई नहीं। ये मैंने आपको कुछ एडिशनल बातें बताई हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इस पर पूरा पूरा एक चैप्टर है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर, लेकिन मैंने बहुत कम शब्दों में आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बता दिया है। हाँ जी, इसको बेटा एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख लेना है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देना। कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सी डबल बॉन्ड सी की प्रेजेंस और एक कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए ए बी के फॉर्म में, ये अलाउ नहीं है। अब सिस और ट्रांस आइसोमर के बारे में हम बात करेंगे। आप देखकर पहचानना कि हम सिस की बात कर रहे हैं कि ट्रांस की बात कर रहे हैं। सी डबल बॉन्ड सी, Cl, Cl, H एंड H, क्या लगता है? ट्रांस। ट्रांस। ट्रांस आइसोमर, क्योंकि दोनों सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है। अब अगर हम वेक्टर्स के टर्म्स में बात करें तो आप 2D प्लेन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाला वेक्टर इस दिशा में है। हेड क्लोरीन की तरफ क्यों करा? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसी प्रकार से आप यहां देखेंगे ये वाला वेक्टर यूं जाएगा, तो एक वेक्टर तो यूं जा रहा है, एक वेक्टर 180 डिग्री पर यूं आ रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। तो ट्रांस आइसोमर में आपने देखा डायपोल मोमेंट या तो बहुत कम होगा या जीरो की तरफ चला जाएगा। इसी प्रकार से जब आप सिस आइसोमर को देखेंगे, सिमिलर ग्रुप सेम साइड में, तो डेफिनेट सी बात है यहां पर रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, यह जीरो हो ही नहीं सकता। और अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो जीरो से ज्यादा वैल्यू होगी। ये कौन सा आइसोमर है? सिस आइसोमर। तब आप कि इस पर्टिकुलर केस के लिए, केवल इस पर्टिकुलर के लिए सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा कि ट्रांस का? सिस। लेकिन ये तो आप चलिए उतार लीजिए, फिर मैं आपको एक चेतावनी और दे दूंगा, आप पहले ये नोट कर लीजिए।
हाँ जी, डन सर। तो रही बात सिस और ट्रांस में, तो आप ये कर लीजिएगा। अब ये सब कुछ वेक्टर पर बेस्ड है। अगर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में तो एडिशन है, वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो सबट्रैक्शन है, थीटा ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट कम है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये जनरलाइजेशन बताया है मैंने, ये रूल नहीं है। जनरली सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है ट्रांस से, बट नॉट ऑलवेज। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, लेकिन आप लोगों की लिमिटेशंस है अभी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ नहीं हम बता सकते भी, क्योंकि आपको नहीं आती अभी वो। इसलिए अभी आप इस टॉपिक पे ऐसे ही स्टिक करिए, ठीक। अब अगला एप्लीकेशन, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब देखो फिर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड टर्म है, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। ऑर्थो, मेटा, पैरा शब्द क्या होते हैं? ये जो आपके सामने मैंने बनाया, दिस इज C6H6। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, और इसको हम कहते हैं बेंजीन। बेंजीन है ये। अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में टोटल 6 कार्बन एटम आपको नजर आ रहे होंगे। तो ऑर्थो पोजीशन किसे कहते हैं? 1 2 रिलेटिव पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है। 1 2 रिलेटिव। मेटा पोजीशन 1 3 रिलेटिव पोजीशन को बोला जाता है, और पैरा पोजीशन 1 4 रिलेटिव पोजीशन को बोला जाता है। ऑर्थो, मेटा, पैरा। आइए चेक करते हैं। बेंजीन में अब जैसे ये आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं। बेंजीन में हम, आपने जरूर देखा होगा, ऐसे हम सर्किल भी कर देते हैं अंदर, वो सब एक ही बात है रेजोनेंस के कारण। एक ग्रुप यहां एक्स है, एक ग्रुप एक्स यहां है, तो ये आप देख पा रहे होंगे रिलेटिव पोजीशन है 1 2। तो इसे हम बोलेंगे ऑर्थो आइसोमर 1 2। 2 पॉइंट, एक 1 पर एक 3 पर है, इसे बोलेंगे मेटा आइसोमर। और ये एक रिलेटिव पोजीशन है 1 4, इसे बोलेंगे पैरा। ये आप नोट करो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। नोट करिए पहले, ऑर्थो, मेटा, पैरा। हाँ जी, ऑर्थो, मेटा, पैरा रिलेटिव पोजीशंस होती हैं एट द बेंजीन रिंग। आंसर सर्किल करना मत भूल जाना।
चलिए अब देखें, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन को पहचानोगे कैसे। मैं अब आपसे पूछता हूं, आपके सामने जो कंपाउंड मैं बना रहा हूं, ये बताइए कौन सा है। ऑर्थो। ऑर्थो। क्यों ऑर्थो है? रिलेटिव पोजीशन 1 2 है। 1 2 है। बताइए ये कौन सी पोजीशन मानेंगे? मेटा। क्योंकि 1 3 है। ये रिलेटिव पोजीशन कौन सी मानेंगे? पैरा। ये ऑर्थो, शॉर्ट में लिखते ओ, मेटा को एम और पैरा को पी। लिखिए ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर। जरूरी नहीं है कि सेम ग्रुप हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो 1 2 1 3 1 4। बेंजीन के अंदर जो सर्किल होता है वो रेजोनेंस को शो करता है। जो हमारा टॉपिक होगा आज भी स्टार्ट हो सकता है रेजोनेंस। देखिए लिखे रहा, जनरली, ऑलवेज नहीं बोला मैंने, जनरली कॉमा लगाइए, नॉट ऑलवेज। डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरा आइसोमर is minimum because vectors pointing oppositely at 180 degree, vectors pointing oppositely at 180 degree cancel each other. पहचानिए कौन कौन से ये। दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ 120 डिग्री का एंगल है, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे 180 डिग्री का एंगल है इन दोनों में। तो ये जो वेक्टर है, अभी आपने एक रूल पढ़ा था कॉस थीटा वाला, रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, 180 डिग्री 120 डिग्री 60 डिग्री। आप इस वेक्टर को अगर आप ध्यान से देखें तो वेक्टर ये वाला इस वेक्टर को कैंसिल कर देगा, और कैंसिलेशन की वजह से पैरा आइसोमर का रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। और अगर इन तीनों में बात करें तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा इसके डाइपोल मोमेंट से, ऑर्थो का ज्यादा होगा मेटा से, और मेटा का ज्यादा होगा पैरा से, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा डाइपोल मोमेंट कम होता चला जाएगा। नोट करें।
बेंजीन के अंदर सर्किल को भरना मत भूलना, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। और जिस वक्त बेंजीन बना उसी वक्त सर्किल भरा करें। बेंजीन के अंदर जो सर्किल है वो कोई कॉस्मेटिक चीज नहीं है, उसको सजावट की चीज मत मान लीजिएगा। ये भाई रेजोनेंस है, स्वयं रेजोनेंस, जिस पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिकी होती है। रेजोनेंस जैसे शब्द पर, ये कोई हल्का पतला शब्द नहीं है रेजोनेंस। इससे विद ड्यू रिस्पेक्ट आप जो है अंदर सर्किल जरूर बनाइएगा। कई बार सर्किल पूरा बनाया जाता है, छोड़ दिया जाता है, वो अंडरस्टूड होता है इसका मतलब। अब और देखें, अब मैं आपको एक खास बात सिखा रहा हूं जिसमें आपके बुद्धि कौशल की भी परीक्षा होगी, आपके हाइब्रिडाइजेशन की भी परीक्षा होगी, कुछ नई बातें भी आएंगी, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मेरा सवाल है, अगर हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो तो बॉन्ड एंगल कितना आता है? 180 linear. 180 डिग्री। और ज्योमेट्री कैसी आती है? Linear. लीनियर ज्योमेट्री में तो सराउंडिंग एटम एक ही प्लेन में होंगे। भाई लीनियर ज्योमेट्री क्या है? तो लीनियर ज्योमेट्री है, तो जैसे अगर ये सेंटर एटम मान लूं मैं, ये सेंट्रल एटम, ये जहां मेरी उंगली है वो सेंट्रल एटम है, एक पार्टी के लिए है, एक पार्टी के लिए है, इन दोनों में 180 डिग्री का एंगल है। ये वेक्टर इसको कैंसिल करेगा और ये वेक्टर इसको कैंसिल करेगा। तो ये जो दोनों एटम है, एक एटम और दूसरा एटम, ये एक ही प्लेन में है ना भाई। ये प्लेन है, ये तो प्लेन हो गया, ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। ये क्या है? अबव द प्लेन, और ये क्या है? बिलो द प्लेन, और ये मॉलिक्यूल द प्लेन है। केवल दो ही तो ज्योमेट्री ऐसी होती है जो एक ही प्लेन में होती है, एक तो ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री वाली, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें आता है, और एक लीनियर ज्योमेट्री जो एक ही प्लेन में होती है। अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। नाम बताओ। बेंजीन। ये एक मॉलिक्यूल है आपके पास, और दूसरा मॉलिक्यूल ये है जिसे कहते हैं साइनाइड। साइनाइड को मैंने आपको सिखा रखा होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड है ये। मेरा क्वेश्चन, ये जो दोनों पैरा आइसोमर है, इस पैरा आइसोमर को अगर आप देखें ध्यान से, क्या दोनों अच्छा मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, छोड़ो आप लोग छोटे बच्चों के हिसाब से जवाब दो, एक्सपेरिमेंट नहीं करता मैं आपसे। रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट की क्या कब पोजीशन होगी इसमें? हाँ जी, हाँ जी बच्चों, मैंने क्या क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भाई
पहले वाले केस में और पहले वाले केस का बताओ, इसमें रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट जीरो वैल्यू आएगी ये नॉन जीरो वैल्यू आएगी? नॉन जीरो। बताइए। दूसरे वाले में बताइए। जीरो। दूसरे में जीरो आएगी। हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको देखिए सिखा रहा हूं, आप लोगों का आंसर ना देना इस बात